रीतु बेटी, मैंने इस बक्से में तेरी जरूरत का सब कुछ रख दिया है। तू जानती है मेरी बच्ची, तेरे बाबूजी कर्ज कर कर तेरा ब्याह कर रही हैं। बेटी के ब्याह में तोशक रजाई भरवा कर दिया जाता है, मगर मेरे पास बस तुझे देने को ये एक शॉल है। मैं अपने मायके से विदा होकर इस घर में आई थी तो यही ओढ़ कर आई थी। माँ, इससे बड़ा कोई और दूजा तोहफा आपकी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता है। इंदु अपनी माँ का दिया हुआ पुराना शॉल भी बड़ी खुशी से स्वीकार लेती है। अगले दिन उसकी शादी अजीत से हो जाती है और वो विदा होकर ससुराल आ जाती है, जो कि सालों पुराना झज्जर कच्चा कमरा था, जिसमें कि सास ससुर, एक ननंद, जेठ जेठानी, बेटी का बड़ा परिवार रहता था। आओ बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। गर्भवती सीता आगे आकर इंदु का स्वागत करती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। इंदु अपने सास ससुर के पैर छूती है और सास अंजना कहती है, आओ दुल्हन, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। मैं तुम्हारी सास हूँ और ये सीता तुम्हारी जेठानी, और ये उसकी बेटी मीनू, और ये तुम्हारी ननंद गौरी। देखिए भाभी, आपकी हमारे घर में आने से कितनी रौनक हो गई है। हम सभी खुश हुए। इंदु के ससुराल वाले यूं तो बड़े ही गरीब थे, उनके पास एक ढंग का बिछौना तक भी नहीं था, मगर वो सभी बड़े ही दिलदार थे, जिससे इंदु सभी को खुशी से स्वीकार लेती है। अगली सुबह, अजीत जल्दी कर, अनाज का ट्रक आ गया होगा, सारी बोरियां हमें ही उतारनी है। बस भैया, चल रहा हूँ। इंदु, मेरा टिफिन ले आओ। जी लाई, ये लीजिए। फिर दोनों काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पूरी सड़क पर एकदम घना कोहरा छाया होता है, जिससे दोनों कपकपाने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, ये एकदम से इतनी कड़ाके की ठंड कैसे पड़ गई? मुझे भी बड़ी ठंड लग रही है भैया, चलो ना घर चलते हैं। अजीत, अगर हम काम पर नहीं गए तो सेठ किसी और को रख लेगा, और तू तो जानता है भाई, घर का खर्चा हम दोनों पर ही है, और हम जिस गरीबी में जी रहे हैं उसमें रोज कमाते हैं तब जाकर खाते हैं। बिन कमाए तो भगवान ने हम गरीबों के भाग्य में 2 वक्त की रोटी भी नहीं लिखी। ये कहते कहते विनोद का मन गरीब होने के दुख से भर जाता है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों कांपते ठिठुरते गोदाम पर आते हैं, जहाँ सेठ उन पर चिल्ला पड़ता है, कहाँ मर रहे थे तुम दोनों? ट्रक कब से आकर खड़ा है, इतनी ओस गिर रही है, अनाज के सारी बोरियां भीग जाएंगी तो किसका नुकसान होगा? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से ये सारी अनाज की बोरी उतार कर गोदाम में रखो। जी सेठ जी, बस अभी करते हैं। दोनों भाई भारी भरकम बोरियां उतार कर अंदर रखते हैं। अरे कछुए की तरह हाथ क्यों चला रहे हो? सारी अनाज की बोरी एक तरफ लाइन में लगा दो और फिर गोदाम की अच्छे से सफाई भी कर देना। सेठ जी, इन बोरियों का क्या करना है? अरे ये कटी फटी बोरियों का मैं क्या करूंगा? जाते वक्त इसे भी ले जाना और कचरे में फेंक देना। भैया, हमें बोरियां फेंकना नहीं बल्कि घर ले जाएंगे, ठंड में ये आग तापने के काम आएंगी। अब हम गरीबों के घर में बड़े लोगों के घरों जैसे हीटर थोड़े ना है। किसी ने ठीक ही कहा है, गरीबों के लिए हर चीज की कीमत और कदर होती है, क्योंकि वो सारी जिंदगी गरीबी जो देखता है। दोनों बोरी घर ले आते हैं। दोनों को कपकपाता देखकर गोपी कहते हैं, अरे भाग्यवान, देखो अजीत और विनोद जाड़े से कैसे कपकपा रहे हैं। अरे बड़ी बहू, जल्दी से रजाई निकाल ले, ठंड बढ़ गई है, अब बिना रजाई की नींद नहीं पड़ेगी। जी माँ जी। सीता रजाई निकालकर उन्हें ओढ़ने को देती है। सीता दीदी, ये इस रजाई की हालत तो बहुत बुरी है, ओढ़ने लायक भी नहीं है, जगह जगह से फटी हुई भी है, इसमें तो बड़ी ठंड लगती होगी। तभी 5 साल की मीनू तपाक से बोलती है, हाँ दादी, इस रजाई में बहुत ठंड लगती है, नींद भी नहीं आती है। ऐसा कहते हुए मासूम मीनू के चेहरे पर पतली दुबली रजाई में गुजारी ठंड का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। क्या करें इंदु भाभी, हम गरीबों की ठंड तो ना जाने कितने ही साल एक ही रजाई में काटनी पड़ती है, वहीं अमीर लोग हर साल नई रजाई गद्दे खरीद लाते हैं। बस इस ठंड में ये दुबली पतली रजाई ही ठंड से बचने की आस है। फिर इंदु और उसका सारा का सारा गरीब ससुराल उस एक दुबली पतली रजाई में आ जाता है। इतने बड़े परिवार के लिए ना तो वो रजाई ही पूरी पड़ती है और ना ही किसी की ठंड जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंगले में रहने वालों के लिए ठंड जैसे सुहाना मौसम बनकर आता है। क्या बात है सेठानी, ये नई रजाई किसके लिए भरवाई है? अजी भूल गई, घर में नई बहू आई है और ससुराल में ये शगुन बहू की पहली सर्दी भी है, इसीलिए मैंने पूरे 50 किलो कपास को रुई से अपनी प्यारी बहू के लिए ये रजाई भरवाई है। मैं उसे देकर आती हूँ।
सेठानी रजाई लेकर बहू के कमरे में आती है। अरे मैया, ये रजाई तो इतनी भारी है कि मुझसे अकेले उठ भी नहीं रही। सासू माँ आप? हाँ बहू, मैं तुम्हें रजाई देने आई थी, खास तुम्हारे लिए भरवाई है, बड़ी गरम करेगी। इस रजाई के लिए शुक्रिया माँ जी। जहाँ शगुन अपने अमीर ससुराल में मखमल के बिछौने पर भारी रजाई में सुकून से सोती है, वहीं बेचारी गरीब बहू और उसके ससुराल वालों की ठंड कांपती ठिठुरती बीतती है। हर दिन के साथ ठंड का तापमान घटता ही जाता है। ऐसे में एक दुबली पतली रजाई में पूरे गरीब ससुराल वालों का सोना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ओहो, आहा, आहा, ओहो, हे राम, इस साल तो बड़ी ठंड पड़ गई है। रजाई भी इतनी पतली हो चली है कि गर्म ही नहीं हो रही। अजी, आपकी बरस का जाड़ा तो काटे नहीं कटता, लगता है जान ही चली जाएगी। जहाँ इंदु के बूढ़े सास ससुर का ठंड में बुरा हाल था, वहीं मीनू के रोए भी सिहर उठे थे। बहुत ठंड लग रही है। मीनू को ठंड से कपकपाता देखकर सीता भी सिसक पड़ती है। इस ठंड में तो हम सबका जीना दुर्भर हो गया है। पता है इंदु, जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आँख खोलेगा तो इसका क्या होगा? हम गरीबों की जिंदगी तो इस ठंड में मर जाने के लिए ही बनी है। सीता दीदी चुप हो जाइए, रोइए मत, कोई नहीं मरेगा। हम सब इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, मरनी नहीं। हे ईश्वर, मैं सभी को हिम्मत तो दे रही हूँ, मगर इस ठंड के कर्कश कहर को मैं अनदेखा भी नहीं कर सकती। कैसे बचाऊं मैं अपने ससुराल वालों को? सभी की ठंड को कैसे रोकूं? तभी इंदु की नजर कोने में रखी बोरी के ढेर पर जाती है। अगर मैं इन बोरियों को रजाई के ऊपर साट दूं तो उससे सभी को थोड़ी तो गर्माहट मिलेगी। इंदु बोरी को रजाई के ऊपर बिछा देती है, जिससे रजाई थोड़ी गर्म हो जाती है और सभी सो जाते हैं। पर अगले दिन से दिन रात ओले गिरते हैं। लगता है आसमान से आफत बरसने वाली है। हे राम, अब क्या होगा? तभी खिड़की का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिर जाता है और ठंड सीधा उनके घर में घुसती है। पूरा परिवार रजाई में हाथ पकड़कर बैठ जाता है, मगर रजाई अंदर से एकदम सड़ चुकने की वजह से वो फट जाती है। परिवार वालों का ठंड में बुरा हाल देखकर अजीत और विनोद अगले दिन सेठ के घर जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, तुम दोनों मेरे घर क्या करने आए हो? सेठ जी, बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारा परिवार इस ठंड का कहर काट रहा है। घर में ओढ़ने को रजाई कंबल कुछ नहीं, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे मैं यहाँ दान पुण्य करने थोड़े बैठा हूँ, तुम्हारी रोज की दिहाड़ी मैं तुम्हें दे देता हूँ, अब अलग से पैसा नहीं मिलेगा भैया। पूरी स्थिति सुनने के बाद भी सेठ उन पर जरा भी दया नहीं दिखाता, जिसके बाद वो खाली हाथ लौट जाते हैं। और तभी शगुन कहती है, ससुर जी, आपको तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इतना दिया है और हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। ऐसे में किसी गरीब को दान पुण्य करने से हमारा घर आबाद रहेगा। और फिर ये दोनों कोई गैर तो नहीं, आपके यहाँ काम करते हैं। इस कठिन घड़ी में उन्हें आपसे आस थी। शगुन की बातें समझने के बाद सेठ को ठंड और गरीबी का एहसास होता है, जिसके बाद वो अजीत और विनोद के परिवार के लिए एक गर्म रजाई और गर्म कपड़े खरीद कर उसके घर देने आता है, जहाँ ठंड में सभी के आंखों में आंसू थे। अजी देखिए, कोई आया है। सेठ जी, आप हम गरीबों के घर। अजीत, ये लो, तुम्हारे परिवार के लिए, इसे मेरी तरफ से नए साल का तोहफा समझ कर रख लो। शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत के घर परिवार की ठंड का कहर भरी हालत देखने के बाद सेठ सड़क पर रहने वाले गरीबों को भी कंबल दान करता है। पर बड़ी बात ये थी कि उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों के पास अब ठंड में ओढ़ने को गर्म रजाई थी, जिसे ओढ़कर सभी सुकून की नींद सोते हैं।